तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली फिर से मार्कस नालांग से मिलता है, जहां पर वे डेविल फेम वैली में जाने के लिए बातें करते हैं और एक डील करने के बाद हानली वहां से निकल जाता है। और क्योंकि अब मुलान वॉरियर इन्वेजन करने वाले हैं हेवनली साउथ पे, तो फिर से एक मीटिंग होती है 9 नेशन यूनियन में और वहां पर कई सारे ग्रुप बनते हैं और हानली को एक 2 नेशन सोल कल्टिवेटर ग्रुप में रखा जाता है और हानली के ग्रुप को एक पॉइंट मिलता है डिफेंड करने के लिए, जहां पर वो तीनों नेशन सोल के कल्टिवेटर पहुंच जाते हैं। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख लेना, तो आगे स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर एक टकला कल्टिवेटर उनका स्वागत करता है, जिसके बाद वो सभी अपना इंट्रोडक्शन करते उड़ते हैं। उसके बाद वो टकला कल्टिवेटर कहता है कि फिलो दोस्त, आप तीनों लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। अभी मुझे न्यूज मिली है कि एक आर्मी ऑफ स्पिल वॉरियर ने फिलो दोस्त बुक के स्काई टेरर वैली में अटैक कर दिया है। वो लोग यहाँ से बहुत मुश्किल से जान बचाकर भाग रहे हैं और यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, आधे दिन लगेंगे शायद। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करेंगे जब वो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे उनको रेस्क्यू करने में। जिसको सुनने के बाद ओल्ड मैन माँ कहता है कि इसे मैं अकेला ही संभाल लूंगा, ये तो छोटी मोटी बात है। फिलो दोस्त और ब्रदन गु को कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस आराम से रहिए, मैं संभाल लूंगा। हानली और वो गुस्वाम्पू एक दूसरे को देखते हैं सरप्राइज में, जैसा कि वे सोच रहे हो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें कैसे आ गया। यह देखकर ओल्ड मैन माँ समझ जाता है। वह कहता है मिस्टीरियस स्माइल में कि तुम लोग सरप्राइज मत हो, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, पर रिसेंटली मैंने एक ट्रीजर हासिल किया है तो उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे यह मौका जरूर देंगे। वे कल्टिवेटर को तमसते हुए बोलता है कि लगता है फिलो दोस्त माँ अपने ट्रीजर पर काफी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये काम आपका हुआ, आप संभाल लो। वहीं पर वो टकला कल्टिवेटर थैंक यू बोलता है फिलो दोस्त माँ को और जिसके बाद वो हानली और वो कल्टिवेटर गु को भेज देता है रेस्ट करने के लिए। जिसके बाद हानली और वो कल्टिवेटर गु अपने रेस्ट रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। हानली को एक यंग फीमेल कल्टिवेटर एक छोटी सी सीरियन बिल्डिंग के पास ले जाती है। वो सॉफ्टली कहती है कि सीनियर हान, इस एरिया में लोग रेड कल्टिवेटर नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर आराम से रेस्ट कीजिए। हानली सुनकर बोलता है कि काफी अच्छा है, पर वो लड़की जाने से पहले थोड़ा हेजिटेट करती है और पूछती है कि सीनियर क्या फिलो दोस्त नहीं अब ठीक है, काफी साल हो गया उन्हें देखे हुए। हानली यह सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है। वह कहता है कि क्या तुम लेडी नी को जानते हो। उस मोमेंट पर हानली को फील होता है कि ये लड़की थोड़ी फैमिलियर लग रही है, जैसा कोई पुरानी याद फ्रेंडली टिगर हो गई है। उसे एक अच्छा सा इंप्रेशन आता है बिना रीजन के। यह सुनकर वो लड़की थोड़ा ब्लश करने लगती है और घबरा कर कहती है कि मैंने साइबर ट्रांसफॉर्मेशन सेट सीनियर सिस्टर नी के कहने पर ज्वाइन किया था, उन्होंने यहाँ पर मुझे रिकमेंड किया था। हानली के एक्सप्रेशन में शॉक आ जाता हुआ कहता है कि तुम ली इंगनिंग हो। यह सुनकर वो लड़की आंखें बड़ी कर लेती है और कहती है सीनियर आप मेरा नाम जानते हो। हानली यह सुनकर थोड़ा चुप रहता है और फिर कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या था और वे किस कंट्री से थी। यह सुनकर वो लड़की थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि मेरे माँ का नाम मोयूजू था, वो स्टेट ऑफ यू से थी, पर सीनियर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। हानली थोड़ा तब सीरियस हो जाता है। वो कहता है तुम्हारे पास एक प्रेसिंग स्प्लिट जेट पेंडेंट होगा, क्या वो तुम्हारे पास अभी भी है। यह सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने उसे संभाल कर रखा है बचपन से। फिर वो अपने रोप से एक व्हाइट जेट पेंडेंट निकालती है और वो काफी हैरान भी होती है। हानली एक सिंगल देता है और पेंडेंट अपने आप उसके हाथों में आ जाता है। फ्लाई करके वह पेंडेंट हार्ड में लेकर सॉफ्टली रब करता है और थोड़ा सीज भी करता है, क्योंकि पुरानी यादें वापस आ चुकी थी। फिर वो कामली टोन में बोलता है कि अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था मैं कौन हूँ, तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में बताया नहीं क्या। या कि अगर हानली उसको फेस के फीचर को स्टडी करने लगता है, वो क्लियरली मोयूजू से रिसेंबल कर रही होती है। थोड़ा रिसेंबल कम था, पर वो ब्यूटी और वो ऑरा एक ही जैसा था। यह सुनकर वो लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो समझ जाती है। फिर वो सेकी वॉइस में कहती है कि मेरी माँ ने आपके बारे में ज्यादा नहीं कहा था, बस इतना सुना था कि उनके एक क्लोज फ्रेंड थे जिसने मुझे मेरे बर्थ के टाइम पर एक जेट पेंडेंट गिफ्ट दिया था। मैंने काफी समय तक उस कल्टिवेटर को ढूंढती रही, लेकिन उनसे कभी नहीं मिल पाए। मुझे नहीं पता था कि वो आप है सीनियर। यह सुनकर हानली सॉफ्टली स्माइल करता है और कहता है कि मैं तब डिप्टिंग क्लाउड सेट में नहीं था, मुझे स्टेट ऑफ यू छोड़कर जाना पड़ा था, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में नहीं सुना। पर मुझे यह सुनकर सरप्राइज हुआ कि तुम साइबर ट्रांसफॉर्मेशन सेट ज्वाइन कर ली। मुझे लगा कि तुम स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट में ज्वाइन करोगी। यह सुनकर वो लड़की काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सीनियर। हानली जेडली कहता है तुम्हारे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता क्या तुम्हें। यह सुनकर वो उस लड़की का एक्सप्रेशन एकदम डल हो जाता है। वह कहती है कि मुझे मेरे फादर के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, बचपन से ही मैं अपने माँ के साथ रहती थी। मुझे बस इतना याद है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर दोनों मारे गए थे और मुझे तो ऐसा था लगता है तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर डेविल दाव के कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। स्टेट ऑफ यू तब गोस्ट स्पिरिट के कंट्रोल में चला गया था। लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वह कहती है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डेविल दाव के अंदर। हानली यह सुनकर बस स्माइल करता हुआ डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि उसने उसके फादर और ग्रैंडफादर को मारा था। फिर हानली जेट पेंडेंट को वापस करते हुए सॉफ्टली बोलता है कि ये तुम्हारा है, तुम्हारी माँ मेरी जूनियर मास्टर सिस्टर थी, तो अब से तुम मुझे अंकल हान कह सकती हो। यह सुनकर वो लड़की थोड़ा ब्लश करने लगती है। वो सॉफ्टली कहती है कि अंकल हान। यह सुनकर हानली को काफी अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है और एक जेट बोतल निकालता है और कहता है कि अब जब तुम मुझे अंकल हान कह रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें दूं कुछ। ये दोनों मेडिसिन बोतल कॉन्फर्मेशन बोतल के टाइम पर बहुत काम आएंगी। यह देखकर उस लड़की के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह मेडिसिन बोतल लेती है और कहती है शुक्रिया अंकल हान। फिर हानली पूछता है कि तुम्हारा वेपन क्या है, क्या वही फ्लाइंग सेबर। फिर यह सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, फ्लाइंग सेबर इंटेंस फ्लेम आयरन और परफॉर्म ब्लॉसम क्रिस्टल से रिफाइंड है, इसलिए वो काफी पावरफुल है।
हार्ली हेड शेक करते हुए कहता है कि नॉर्मल टाइम में काफी होता है, पर स्पिल वॉरियर के अगेंस्ट ये डेंजरस हो सकता है। वो लड़की हेल्पलेसली कहती है, पर अगर मुझे आप कोई मेजर टीजर दे भी देंगे तो मैं उसे इतनी जल्दी रिफाइन नहीं कर पाऊंगी। हार्ली कुछ सेकंड सोचता है, फिर वो कामली अपने स्पीड पाउच से टैप करता है और एक ह्यूज क्लाउड ऑफ ब्लैक टेंटेड गोल्डन डिवेरिंग बीटल हवा में घूमने लगते हैं, जिसपे हार्ली एक अजूबा स्पेल सील मारता है और एक ब्लैक सिल्वर गोल्डन ग्लोइंग बॉल बन जाता है और वे काफी ज्यादा स्पार्कल कर रहा होता है। हार्ली उस बॉल को लड़की की तरफ देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना, इसे स्पेशली मैंने अपने गोल्डन डिवेरियम बीटल से रिफाइन किया है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है तो इस बॉल को फेंक देना, तुम बच जाओगी। यह देखो वो लड़की काफी खुश हो जाती है, कितना रेयर और पावरफुल गिफ्ट। तुरंत वो करते हुए कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल हान, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब उसके मन में हार्ली के लिए प्योर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है। अब वो कोई डाउट नहीं करती हार्ली के ऊपर। फिर हार्ली सॉफ्टली कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। फिर वो लड़की हल्का से जेंटल टोन में कहती है कि ठीक है अंकल हान, आप आराम कीजिए, अगर स्पेल वॉरियर की आर्मी यहाँ पर आ जाती है तो मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म करूंगी। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि हार्ली क्वाइट मेडिटेशन रूम में बैठा होता है। सेकंड फ्लोर पे क्रॉस लेग पोजीशन में आइज बंद होती है और उसके बॉडी से एक हल्की सजुरा ब्लू लाइट निकल रही होती है। हाथों में एक स्ट्रेंज इनकार्नेशन जस्टर बना होता है, उसके बीच में एक छोटी सी पर्पल फ्लेम हवा में फ्लोट कर रही होती है कंटिन्यूअसली फ्लिकरिंग के साथ। या कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं होती बल्कि हार्ली की खुद की बनाई हुई पर्पल एपेक्स फ्लेम होती है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था सेलेस्टियल आइस फ्लेम और 6 विंगेड फॉरेस्ट सेंटीपेड के आइसिकी के फ्यूजन का। इससे बनने वाली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हार्ली का सबसे बड़ा किलिंग मूव बन गई थी। हार्ली से रिफाइन कर रहा होता है। हार्ली को यकीन था कि ये फ्लेम किसी लेड नेशन सोल कल्टिवेटर के बॉडी को छूटते ही उसे राख में बदल देगी, उसे बचने का मौका ही नहीं मिलेगा, थोड़ा भी रिसिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल थी पर उसके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम थी। फिर काफी समय बीत जाता है, लेकिन तभी हार्ली के उसी रूम में एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आती है। वे और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है। वह कहती है, अंकल हान जल्दी हॉल में आइए, सीनियर माँ वापस आ चुके हैं, मुलान आर्मी पहुंच आई है यहाँ पर। हार्ली का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है, वह तुरंत उठता है और सीधा हॉल में पहुंच जाता है। जब हार्ली हॉल में पहुंचता है वह देखता है कि वहाँ पर सभी लोग आगे प्रेजेंट थे। वहाँ पर एक और नेशन सोल का कल्टिवेटर होता है जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वहाँ पर 2 और कोर फॉर्मेशन के कल्टिवेटर थे। वहाँ का माहौल एकदम टेंस होता है। जैसे ही हार्ली एंटर करता है वही टकला कल्टिवेटर मुस्कुराते हुए फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है कि फिलोदोस्ट हान, ये है फिलोदोस्ट वू यिनहे, स्काई टेरर वैली के इंचार्ज थे। हार्ली तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर आ चुके हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। और पोलाइटली कहता है कि मैंने आपका काफी नाम सुना है फिलोदोस्ट वू, ये देखकर खुशी हुई कि आप यहाँ पर सेफ पहुंचा है। यह सुनते वू यिनहे थोड़ा बिटर स्माइल देता है और कहता है कि सेफ तो मैं हूँ पर सिर्फ फिलोदोस्ट माँ की मदद से, वरना मैं बच नहीं पाता। वर्ल्ड में माँ हंसते हुए बोलता है कि अरे ये तो कुछ खास नहीं है, पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मैं अपने नए एसन टीजर को यूज नहीं कर पाया क्योंकि एनिमी आगे ही पीछे हट चुके थे। यह सुनकर वो यूनहे सीरियस टोन में कहता है कि वही तो, प्लान आर्मी इस बार कुछ अलग ही लेवल की है। उनके स्पिल वॉरियर पहले से ज्यादा ट्रेंड है और उनके साथ एंसेंट बीस्ट भी है। ये क्रिएचर मैसिव साइज के होते हैं, इनके डेंस बॉडी आर्मर और फ्लेश इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उस पर कोई भी अटैक वर्क नहीं करता और उनपे कई सारे रिस्ट्रिक्शन भी आगे से ही लगे होते हैं। यह सुनकर हार्ली के चेहरे पे एक मिक्स एक्सप्रेशन आ जाता है। वह सोचता है कि इतना पावरफुल बीस्ट, क्या हम जैसे नेशन सोल कल्टिवेटर भी मिलकर उसे नहीं मार सकते? यह सुनकर वो उन्हें कहता है कि मैंने खुद अपने टीजर के फुल पावर को यूज करके अटैक किया था पर बीस्ट को इंजर्ड नहीं कर पाया, लेकिन तभी मुझे 2 हाई ग्रेड स्पिल वॉरियर ने घेर लिया। इसी वजह से मुझे अपने आप को डिफेंड करते हुए वहां से भागना पड़ा था। वो कल्टिवेटर को सीएस टोन में पूछता है कि कितने सीएच लेवल स्पिल वॉरियर हैं उनके आर्मी में, अगर कम है तो हम उन पे सरप्राइज अटैक करते हुए 1-2 को खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर वो यूनहे कहता है कि मैंने कम से कम 2 सेज लेवल स्पिल वॉरियर और एक स्ट्रेंज ब्लैक रोबोट वॉरियर को देखा था। उस ब्लैक रोबोट वॉरियर का पूरा ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अजीब था, जैसे किसी ने उसके बॉडी के म्यूट कर दिया है पूरी तरह से। शायद आर्मी में अभी भी हाई ग्रेड वॉरियर छुपे हुए हैं। यह सुनकर वो टकला कल्टिवेटर बोलता है कि तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ेगा। अगर उसकी पावर ज्यादा निकल गई तो हम उसे ग्रैंड फॉर्मेशन के अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। हमारा गोल उन्हें रोकना है, ना कि उन्हें हराना। फिर वो टकला कल्टिवेटर अपने डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि वो यूनहो के लिए जाए आराम करने के लिए। तभी एक ड्रम की आवाज सुनाई देती है, पहले एक बीट फिर दूसरा फिर तीसरा। ऐसे सेकंड में पूरा स्काई ठंडर से गूंज उठता है। सबका फेस ग्रिम हो जाता है। सुनकर ओल्ड मैन माँ का चेहरा थोड़ा फ्रोस्ट हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है और कहता है कि लगता है मुलान स्पिल वॉरियर यहाँ पर पहुंच आए हैं, हमसे बस एक ही कदम पीछे थे उस समय। तब वो टकला कल्टिवेटर कामली बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर इनकी ताकत क्या है, टाइम आ चुका है इनको टेस्ट करने का। जिसके बाद वो थोड़ा भी वेट नहीं करते और उसी ड्रम की आवाज के साथ तुरंत तेजी से निकल पड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर, हम जहाँ देखते हैं कि मुलान स्पिल वॉरियर की पूरी आर्मी हॉरिजन तक फैली हुई थी। स्काई में इसके स्पिल वॉरियर लाइट की तरफ ब्लिंक कर रहे होते हैं और नीचे पूरा ग्रीन मिस्ट फैला हुआ होता है। फ्रंट लाइन में 1 डजन से ज्यादा पावरफुल स्पिल वॉरियर थे, उनके बॉडी से स्पिरिट लाइट और डेंजरस डेविलिश ऑरा निकल रहा होता है। उनमें से 3 सबसे अलग दिख रहे होते हैं। एक रेड ऑरे में वॉरियर लिपटा होता है जिसका फ्लेम ट्विस्ट कर रहा होता है स्नेक की तरह, और एक लैंकी बैम्बू जैसा आदमी था जिसे देख कर लगता है कि वो हल्का से हवा से ही गिर जाएगा। और तीसरा एक ब्लैक रोबोट कल्टिवेटर होता है जिसका फेस पूरी
तरह से छुपा होता है। उसके बॉडी से ब्लैक डिमोनिक की निकल रही होती है और उसके बैकग्राउंड में एक घोस्टली नॉइज सुनाई दे रही होती है, जैसे कि एक डार्क प्रेजेंस, जिसे देखकर बाकी के वॉरियर काफी डर रहे होते हुए ब्लैक रोबोट वॉरियर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये ब्लैक रोबोट वॉरियर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आर्मी का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि एक अलग ही वॉरियर है। और सभी उसके वॉरियर साथी भी उसकी तरफ देखने से डर रहे होते हैं, जैसे कि उनके अंदर फियर था और हेटेड भी। और वहीं उस ब्लैक रोबोट कल्टिवेटर के अगल बगल दो हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर खड़े होते हैं, जो कि कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद कैसे वो सामने वाले ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ सके। उनमें से एक लंबा और पतला सा कल्टिवेटर था, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि सर हेवन पीक, क्या हम स्टार्ट करें? यहाँ की ग्रैंड फॉर्मेशन पिछले से ज्यादा पावरफुल लग रही है और मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ नेशन सोल के कल्टिवेटर भी है, शायद यहाँ पर हमें काफी टाइम लगने वाला है। तब वो ब्लैक रोबोट कल्टिवेटर हल्का सा सिर हिलाकर कहता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही बाहर आ रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि उनकी स्थिरता कितनी ज्यादा है। उसकी आवाज खुरदुरी होती है, जैसे उसके गले में कुछ अटका हो, शायद उसके पास जुबान ही नहीं थी। और जैसे वो लोग सभी उसकी आवाज सुनते हैं, उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। जब वो लैंकिस स्पेल वॉरियर ने नीचे देखा तो ग्रीन मिस्ट जो अभी तक बिल्कुल स्टिल था अचानक से हिलता है और धीरे से एक मिस्ट दो पार्ट में अलग हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद 7 स्ट्रीक ऑफ लाइट सामने आ जाती है। वे स्काई में एक चक्कर लगाकर वहां पर रुक जाते हैं, जिसमें से 5 नेशन सोल कल्टिवेटर होते हैं और 2 गौर फॉर्मेशन कल्टिवेटर, जो कि ऑब्वियसली हानली होता है। हानली आर्मी के लीडर की तरफ देखता है और उसका ध्यान तुरंत ही उसे सिनेस्टर ब्लैक रोबोट कल्टिवेटर पर पहुंच जाता है। पर जैसे ही उसने उसे ज्यादा देर तक देखा तो एक अजीब सा प्रेशर उसे महसूस हुआ और बिना वो सोचे समझे उसकी तरफ से नजर हटा लेता है। और हानली के दिमाग में एक बात आती है, ये औरत तो बोन से याओ चा के जैसा लग रहा है। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ब्लैक रोबोट फिगर का घोस्टली की थोड़ा अलग था, जैसा कुछ और ही मिस्ट्री छुपा रहा हो। तभी मुलान वॉरियर के आर्मी से एक मूवमेंट होती है और एक स्पेल वॉरियर जिसका बॉडी ऊपर के एक मैसिव फ्लेम पाइथन से लिपटा हुआ होता है, वो अचानक ही फॉर बर्बन के कल्टिवेटर की डायरेक्शन में शूट होता है। उसकी फ्लेम इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि दूर से ही महसूस हो रही होती है। फिर भी हानली और दूसरे कल्टिवेटर एकदम काम होते हैं बिना किसी पैनिक के। उनकी आंखों में सिर्फ थोड़ा सा हॉस्टिलिटी था। फिर वो कल्टिवेटर कहता है कि मैं हूँ फायर रेट ट्राइब का ग्रेट सेज कुयाओ, अगर तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो चलो फाइट करते हो, टेस्ट कर ही लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो ऐड करते हुए कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि तुम बता सकते हो तुम कैसे लड़ सकते हो, तो मैं तुम्हें चूज करने का मौका देता हूँ, 1-on-1 या मिलकर मुझसे लड़ोगे। यह सुनकर वो टकला कल्टिवेटर काफी गुस्सा हो जाता है। वह घूरते हुए कहता है कि 1-on-1, जिसकी किस्मत में जीत लिखी होगी वही होगा। यह सुनकर कुयाओ जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों का पहला अपोनेंट हूँ, तुम लोग भेज सकते हो किसी को भेजना चाहो। यह सुनकर हानली की तरफ के कल्टिवेटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहीं पर ओल्ड मैनमा का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा सुलैन होता है। वह बिना कुछ बोले ही अपनी बॉडी को स्ट्रीट ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है और सीधा बैटलफील्ड के बीच में आ खड़ा होता है। यह देखकर वो टकला कल्टिवेटर थोड़ा हेजिटेट करता है, पर उसे वो रोकता नहीं। उसका दिमाग में था कि उसे नहीं पता था कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और हानली को तो वो अभी तक जानता भी नहीं है। वे हानली को एक नया नेशन सोल का कल्टिवेटर समझता था। वहीं पर ओल्ड मैन मा और कुयाओ दोनों स्काई के बीच एक बराबर पे खड़े होते हैं, एक परफेक्ट जगह पे जहाँ से वो दोनों अपनी फुल पावर यूज कर सके। तब वो टकला कल्टिवेटर हॉर्सट फेस कल्टिवेटर से कहता है कि मुलान सेज की एबिलिटी क्या है, कोई खास टेक्निक है क्या? यह सुनकर हॉर्सट फेस कल्टिवेटर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसका फायर एट्रीब्यूट टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो फ्लेम पाइथन उसके बॉडी के ऊपर है वो बहुत ही फास्ट और डेंजरस है। हमने स्काई टेरेस वैली के एक और फॉर्मेशन गॉड को उसे छूते ही जिंदा चल गया। यह सुनकर वो टकला कल्टिवेटर कहता है कि अगर ऐसा है तो गुसांकू का ग्रैंड आइचस आर्ट उसके लिए परफेक्ट काउंटर होगा। यह सुनकर गुसांकू ने सीरियस टोन में जवाब दिया कि यह कहना मुश्किल है, अगर ये नॉर्मल फ्लेम होती तो ग्रैंड आइचस आर्ट इसे इजिली हैंडल कर लेता, पर ये फ्लेम वर्ल्ड स्पीड एसेंस वाली लगती है, मेरे आर्ट से कई ज्यादा पावरफुल है। हानली अपनी ब्लू स्पिरिचुअल आई से उस पाइथन को देखता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहीं पर तभी ओल्ड मैन मा चैंट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बॉडी से शॉर्ट ब्लो वाइड निकलता है और वो अपने माउथ से एक सिल्वर लाइट का स्ट्रिंग निकाला, जो हवा में जाते ही एक सिल्वर रूलर बन गया। कुयाओ ने बस अपने हाथ फोल्ड करके उसे देखा और जैसा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। ओल्ड मैन मा को काफी गुस्सा हो जाता है। यह देखकर उसने अपने स्पेल चैंट करते हुए एक पावरफुल स्क्रॉल समन किया जो रेनबो ग्लो में चमक रहा होता है। ये एक 8 डायग्राम स्क्रॉल था। जैसे उसने अपने स्क्रॉल पर अपनी स्पेल लगाए, उसके अंदर से एक टेरिफाइंग स्पेशल फ्लक्चुएशन हुई। यह देखकर कुयाओ तुरंत समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल ट्रीजन नहीं है। उसने अपना फिंगर पॉइंट किया और उसके ऊपर जो फायर फ्लोर ड्रैगन था उसने अपना मुंह खोला और एक मैसिव वेव ऑफ स्कारलेट फ्लेम ओल्ड मैन मा के ऊपर छोड़ दी, जिसके बाद वो पूरी तरह से कवर हो जाता है ओल्ड मैन मा उस फ्लेम से, जिसे देखकर बाकी कल्टिवेटर और हानली भी काफी टेंशन में आ जाता है। लेकिन सबको अंदर से पता था कि ओल्ड मैन मा ने जो स्क्रॉल निकाला था बिना रीजन के नहीं निकाला था, और वैसा ही हुआ। फ्लेम के बीच ओल्ड मैन मा बिल्कुल सेफ खड़ा था, दोनों हाथों से एक इनकारनेशन जेस्चर बनाता और स्क्रॉल उसके सामने हवा में फ्लोट कर रहा होता है। फिर अचानक से स्क्रॉल के अंदर से एक मैसिव व्हाइट विंड ब्रिलियंट निकलता है, इतने पावरफुल कि उसके आसपास 30 मीटर के एरिया में सारी फ्लेम एकदम हवा की तरफ गायब हो जाती है। और तब ओल्ड मैन मा ने एक तेज आवाज निकाली और एक सिल्वर लाइट स्ट्रिक उस पिलर से शॉट हुई डायरेक्टली उस स्पेल वॉरियर कुयाओ की तरफ। उसे पता था कि अगर वो कुयाओ को ही हट कर दे तो
उसके साथ कनेक्टेड फायर ड्रैगन की पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यह देखकर कुयाओ बस थोड़ा सा स्मिर करता है। वो अपने हाथ से एक स्कारलेट ग्लोइंग फ्लाइंग सेबर समन करता है और सेबर हवा में फ्लैश करते हुए एक सिल्वर स्ट्रिक बन जाती है और दोनों लाइट रेड और सिल्वर एक दूसरे में लपेट जाती है और सामने में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। फिर कुयाओ की आंखों में से एक ठंडा सा लाइट चमकता है और वो अपने हाथ घुमाता है और दो एक फ्लैट समन करता है छोटी सी साइज के, पर जैसे ही हवा में लगता है 3 मीटर के बड़े हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वो स्पेल वॉरियर एक छोटी सी स्पेल चैंट करता है और फ्लैग से 2 जायंट फ्लेम निकलती हैं जो सीधा जाके फ्लोर ड्रैगन के हॉर्न पे कवरेज कर लेती है और एक बड़ी सी फायर क्लाउड बन जाती है और जिसको सीधा कुयाओ उस ड्रैगन से अटैक कर देता है। ड्रैगन एक रोल करते हुए सीधा फायर क्लाउड में घुस जाता है। उसी समय हानली अपने ब्राइट साइड स्पीड आइस एक्टिवेट करता है और देखा कि वह ड्रैगन एक्चुअली उस फायर क्लाउड को पूरी तरह से डिवोर कर रहा होता है। उसे देखकर हानली काफी शॉक हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वो पूरा फायर क्लाउड कंज्यूम कर लेता है और फ्लोर ड्रैगन का साइज बड़ा होकर 30 मीटर तक पहुंच जाता है। उसका एक छोटी सी बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका था और उसके दांत चमक रहे होते हैं एकदम डेमोनिक। और वहीं पर ओल्ड मनमा पूरी तरह से फ्लेम को हटा चुका होता है। उसने स्क्रोल को उठाया और बिना कुछ कहे उस ड्रैगन के सामने फेंक देता है। स्क्रोल के अंदर से एक रेनबो लाइट स्ट्रिंग निकलती है जो कि स्काई के ऊपर जाकर वैनिश हो जाती है। कुयाओ थोड़ा कंफ्यूज हो गया है कि ये क्या कर रहा है, पर उसके रिएक्ट करने से पहले स्काई के ऊपर एक 100 मीटर वाइड ये ट्राइग्राम फॉर्मेशन अपेयर होता है। रेनबो लाइट में वॉर्पेड और सीधा नीचे गिरने लगता है। कुयाओ पैनिक में आ जाता है, ड्रैगन को सिग्नल देता है कि वो वापस आए। तो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और एक स्कारलेट बीम फॉर्मेशन पर छोड़ता है, पर फॉर्मेशन थोड़ा भी नहीं हिलता और अभी भी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। अब कुयाओ के चेहरे का थोड़ा कलर उड़ने लगता है। वो दोनों हाथ घुमाता है और आसमान में 100 ऑफ फायरबॉल शूट कर देता है। एकदम मेट्रो सावर जैसा लग रहा था वह सीन। यह देखकर हानली अंदर ही अंदर सोचता है कि ये कोई तालिस्मान नहीं है बल्कि ये तो उसकी खुद की कल्टीवेशन से बनाई गई फायरबॉल है। यह देखकर हानली समझ जाता है कि स्पेल वॉरियर की टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा अजीब है। वे सभी फायरबॉल सीधा जाकर उस फॉर्मेशन से टकरा रहे होते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेशन नीचे आ रहा होता है अभी भी और कुछ ही सेकंड में फाइनली कुयाओ और उसके फ्लोट ड्रैगन को पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है। अब आसमान में सिर्फ एक रेनबो 8 ट्राइग्राम दिख रहा होता है जिसके अंदर से सब कुछ या के अंदर चल क्या रहा है। वहीं पर ओल्ड मनमा थोड़ी भी खुशी नहीं दिखाता। वह तुरंत क्रॉस लिक करते हुए और चैंट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर फॉर्मेशन में डालने लगता है। उसके आसपास कई सारी व्हाइट लाइट ग्लो करने लगती है और फॉर्मेशन के अंदर से थंडर और लाइटनिंग जैसे साउंड आने लगती है। वहीं पर स्पेल वॉरियर के साइड से वह पतला कल्टीवेटर काफी टेंशन में आ जाता है। वह ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर से पूछता है कि क्या सेज कुयाओ ठीक होंगे, अगर डेंजर है तो हमें वन ऑन वाइटल को तोड़ना चाहिए और इसको करना चाहिए उन्हें। ये नेशन सोल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। यह सुनकर ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर थोड़ा हंसा और बोला कि चिंता मत करो, वो सुप्रीम 8 डायग्राम बहुत पावरफुल तो है लेकिन ये मेथड उसकी एनर्जी को काफी ज्यादा वेस्ट कर रहा है। कितना ज्यादा फुलिश आदमी है ये। वहीं पर ओल्ड मैन में अंदर ही अंदर कस कर रहा होता है। उसके माइंड में यह चल रहा था कि ये टीजर मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है और फॉर्मेशन वालों पर तो ये काम करता है पर ये स्पेल वॉरियर तो अलग ही लेवल का है। वहीं पर उस फॉर्मेशन के अंदर फोर्ट ड्रैगन के कंटिन्यूअस अटैक चालू रहता है। कुयाओ के स्पेल ने फॉर्मेशन को सेक करना चालू कर दिया था और उसके स्टेबल रखने के लिए ओल्ड मैन के पास स्पिरिचुअल पावर बहुत कम होती है। सब थोड़ा क्वाइट हो जाते हैं। आसमान में सिर्फ फाइंड एक्सप्लोजन सुनाई दे रही होती है। हानली का एक्सप्रेशन एकदम काम होता है पर अगले ही सेकंड एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है आसमान को हिला देने वाला। एक डायग्राम डिस्टार्ट हो जाता है और अंदर से काउंटलेस रेड बीम बाहर निकलते हैं जो फॉर्मेशन को तोड़ देती है पूरी तरह से। और जब वो लाइट वहां से हटती है तो कुयाओ निकलता है उसके अंदर से। उसका पूरा बॉडी एकदम ब्लड रेड था और फायर ड्रैगन उसके ऊपर खड़ा था। ड्रैगन अब सिर्फ 3 मीटर का रह गया था, क्लियरली एग्जीक्यूट हो चुका था। दूसरी साइड ओल्ड मनमा भी एकदम वीक लग रहा था। फेस उसका एकदम सफेद पड़ चुका था, आई डल थी पर फिर भी वो हार नहीं मानता। फिर से वो अपने बॉडी से एक स्पेशल की को रिलीज करता है। वहीं पर वो स्पेल वॉरियर कुयाओ भी अपने फ्लोट ड्रैगन को निकाल कर एक रोर करता है और वो भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन तभी वह उस पतला कल्टीवेटर चिल्लाकर कहता है कि सेज कुयाओ बस करो। फिर उसने हेवनली साउथ के कल्टीवेटर की तरफ देखा और कहा कि दोनों की मैजिक पावर स्पिरिचुअल की लगभग खत्म हो चुकी है। अगर दोनों फाइट जारी रखते हैं तो फाइट का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह सुनकर वह तकला कल्टीवेटर उस गू कल्टीवेटर की तरफ देखता है, फिर कहता है ठीक है, इस बैटल को यहीं पर खत्म करते हैं। यह सुनकर ओल्ड मैन थोड़ा नाराज तो था पर उसे समझ आ चुका था कि अगर वो फाइट कंटिन्यू करता भी तो वो बेकार होता। वह बिना कुछ बोले पीछे हट जाता है। कुयाओ भी खुशी खुशी पीछे हट जाता है, अपने साइड की तरफ लौटता है। फिर वहां पर दोनों साइड एकदम माहौल टेंस हो जाता है। फिर तभी इंस्टेंटली एक ही सेकंड में वो ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर सीधा बैटल फील्ड के बीच में जाता है। उसने सभी कल्टीवेटर को ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखों में क्लियरली काफी कॉन्फिडेंट और एरोगेंट दिख रहा होता है। वह कहता है इस बार तुम लोग मुझसे लड़ोगे लेकिन एक बात याद रखना, ये बैटल तब तक चलेगी जब तक हम में से कोई एक मन नहीं जाता और बीच में ये फाइट रुकने का सपना भी मत देखना। उसके यह ऑर्गन वर्ड सुनकर वागू और टकला कल्टीवेटर काफी गुस्सा हो जाते हैं पर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि जो 2 नेशन सोल के कल्टीवेटर पहले मारे जा चुके हैं उसे इसी अजीब ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर ने ही मारा था। वे अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसी वजह से कोई भी नहीं बोलता। तभी हानली शांत और लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ। तो सब
एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं मेरी आवाज खराब हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।